नमस्कार, मैं दिनेश भारद्वाज दैनिक ट्रिब्यून के यूट्यूब चैनल में आमना सामना कार्यक्रम में आज आपके सामने हूं एक नए चेहरे के साथ। ये हैं राजेश नागर। राजेश नागर जानी पहचानी शख्सियत हैं। टिगांव से बीजेपी के विधायक हैं, हरियाणा सरकार में फूड एंड सिविल सप्लाईज के मिनिस्टर हैं। राजेश जी, दैनिक ट्रिब्यून में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। राजेश जी, सबसे पहला सवाल तो हमारा किसानों से जुड़ा है। आपका डिपार्टमेंट किसानों से जुड़ा है, आम कंज्यूमर से भी जुड़ा है। तो सवाल ये है कि मंडियों में खरीद गेहूं की कितनी हो चुकी है और उठान उसका कितने % अभी तक आप कर पाए? देखो, करीब 82% के करीब लिफ्टिंग उठान हो चुका है। और आपको मैं बताऊं कि हमारे 4 तारीख तक 70 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है जी। और उसमें से 59 लाख से ज़्यादा, मतलब 60 लाख के मैट्रिक टन के का उठान हो चुका है। तो मतलब 85% के करीब गेहूं का उठान हो चुका है और 4,35,926 किसानों का गेहूं हमने खरीदा है। 13,162 करोड़ किसानों के खाते में सीधा डीबीटी से चला गया है। और पिछले वर्ष की बात करें, 4 तारीख तक, 4 मई तक पिछली बार 66 लाख के करीब गेहूं, लाख मैट्रिक टन गेहूं हमने खरीदा था। तो इस बार पहले से ज़्यादा खरीद अब तक हो चुकी है। तो प्रोडक्शन ज़्यादा हुई इस बार हरियाणा में? हाँ, पिछली बार से फसल की बात करें तो हमारी फसल अच्छी हुई है, ज़्यादा हुई है। और इस वजह से जो मंडियों में गेहूं आया वो पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा आया है। लेकिन किसानों की एक आम समस्या ये रहती है कि उठान नहीं होता, उठान में देरी होती है और इसकी वजह से उनकी पेमेंट भी डिले होती है। क्योंकि जब तक आपका परमिट नहीं निकल जाता है, एग्जिट परमिट नहीं निकल जाता है, तब तक पेमेंट किसान को नहीं हो पाएगी। तो ये उठान में ढिलाई के क्या कारण रहते हैं? देखो, कई जगह मुझे शिकायत मिली थी होडल मंडी में और कैथल की मंडी में कि भाई उठान धीरे हो रहा है। तो उसके लिए हमने ठेकेदारों के जो कॉन्ट्रैक्ट थे, ठेके थे, वो हमने कैंसिल करके वहाँ के आड़तियों को, व्यापारियों को ही उठान के लिए परमिशन दे दी। डीसी को ऑर्डर देकर, डीएफएससी को ऑर्डर देकर कि भाई किसान को दिक्कत ना आए, इसलिए व्यापारी और आड़ती ही जो है उठान करें। तो वहाँ पर वो दूर हो गई थी। ऐसे ही कैथल में भी एक कॉन्ट्रैक्टर की थोड़ी कमी थी, कोई लेबर की बात करें या कोई गाड़ियों की बात करें, तो वहाँ भी हमने सीधा आड़तियों को और व्यापारियों को परमिशन डीसी के थ्रू दिला दी थी कि भाई उठान तेज़ी से हो, जल्दी हो और समय पे हो। जो किसान अपना जो गेहूं लेकर आ रहा है उसको इंतज़ार ना करना पड़े और उसके उठान के बाद जैसे ही गोडाउन में माल जाता है, गेहूं जाता है, तो उसकी पेमेंट भी तुरंत उसके खाते में आए। राजेश जी, खरीद के बाद सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है डिपार्टमेंट के सामने, वो होता है स्टोरेज का। आपके सामने कितना कवर्ड एरिया है, गोडाउन्स आपके पास कितनी कैपेसिटी है कि जिसमें वो आप कवर्ड में रख पाएंगे अनाज को, और ऐसा कितना अनाज रहेगा जो ओपन में रहेगा? पिछली बार भी हमने जो केंद्र सरकार को मांग की थी कि कुछ हमें गोडाउन और चाहिए, तो उसके लिए हमने आप इस बार भी दोबारा से मांग की है कि कुछ गोडाउन की कमी रही पिछली बार भी और इस बार भी थोड़ी है। तो उसके लिए हमने केंद्र को मांग की हुई है और हमें उम्मीद है कि जल्दी हमें जो गोडाउन की कमी आ रही है वो दूर हो जाएगी। गोडाउन गवर्नमेंट सेक्टर के होंगे या प्राइवेट प्लेयर्स के लिए होंगे? अभी तो गवर्नमेंट सेक्टर के ही हैं। अगर कोई इसमें बदलाव होता है तो प्राइवेट के लिए भी हम बात कर सकते हैं। अभी ये केंद्र फैसला करेगा कि भाई ये केंद्र हमें दे या किसी प्राइवेट से हमें दिलाए। डिपार्टमेंट जो खरीदता है अनाज, वो चाहे चावल की बात हो, चाहे गेहूं की बात हो, चाहे बाजरे की बात हो, सरसों की बात हो, अल्टीमेटली वो कंज्यूमर्स तक ही जानी है। उसके उसके तरीके पर, उसके प्रोसीजर्स अलग हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ राशन डिपोज की। हरियाणा में राशन डिपोज से जो गरीब लोगों को सामान मिलता है, उसमें भी देरी होती है। लोगों को ये कहा जाता है कि सुबह आइए, सुबह को जाते हैं तो शाम का टाइम दे दिया जाता है, शाम को जाते हैं तो फिर सुबह बुला लिया जाता है। आपके पास भी ऐसी बहुत सी शिकायतें आई होंगी, तो इसको कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे? देखो, हमारे हरियाणा में 10,000 के करीब राशन डिपो हैं पूरे प्रदेश में। कहीं कहीं हमें शिकायत मिलती है
तो जहाँ भी हमें शिकायत मिली, हमने कार्रवाई भी की डिपो होल्डर्स के खिलाफ, उनकी सप्लाई को भी बंद किया, उनके खिलाफ अगर ज़्यादा गड़बड़ी मिली तो एफआईआर तक भी हमने कराई है। मैं कई जगह मौके पर भी कई डिपो के खुद मैंने जहाँ भी शिकायत मिली खुद जाकर मौके पे मुआयना किया है। और इसके लिए हमने एक बैठक लेकर हमारे अधिकारियों के साथ बैठकर हमने ये तय किया है कि भई इनके टाइमिंग जो है वो फिक्स कर दें सर्दियों के और गर्मियों के। तो उसके लिए हमने ये भी डिसाइड करा है कि भई 10 तारीख तक मैक्सिमम जो राशन है पूरे डिपो के पास, महीने के 10 तारीख महीने के तक, 10 जी। हर महीने की 10 जी, तारीख जी। तक। पहले कई बार होता था कि 15-20 तारीख तक भी होता था तो डिले हो जाता था। तो इसलिए मैक्सिमम 10 तारीख तक हमारे सभी डिपोज़ पर राशन के हमारा जो भी सामान है, चाहे गेहूँ की बात करें या जो तेल की बात करें, जी। बाजरे की बात करें, चीनी की बात करें, वो सब सामान 10 तारीख तक पहुँच जाए। तो उसके लिए हमने ट्रांसपोर्टर्स जो हमारे हैं उनको भी जी। निर्देश दे दिए गए हैं कि भई ये 10 मैक्सिमम आप तारीख तक आपको ये पहुँचाना पड़ेगा। अगर देरी होती है तो जो भी उसके लिए ज़िम्मेदार है उसके खिलाफ हम कार्रवाई के भी निर्देश दे दिए। राशन डिपो में बहुत से स्कैम भी सामने आए हैं। राशन में गड़बड़ भी की गई है। तो एक बायोमेट्रिक सिस्टम भी आप लेकर आए थे। तो क्या वो सक्सेस रहा या इससे एडवांस कोई टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट सोच रहा है? देखो उसके लिए हमने एक एडवांस्ड मशीन के लिए हमने एक टेंडर देने जा रहे हैं। उसके लिए हमारी बैठक हो चुकी है जी। और कई टेंडर्स कंपनीज उसमें आई भी हैं। तो उसमें कई चेंजेस हम चाह रहे हैं कि जिससे गड़बड़ी को रोका जा सके। तो उसके ऊपर हमने एक पूरी एक स्टडी कर ली है जी। और जल्दी ही हमें उम्मीद है कि भई ये टेंडर हो जाएगा और नई मशीनें हमें मिलेंगी। जो गड़बड़ी कभी पहले होती थी, जो तो जिसमें थोड़ी लूप होल्स थे, उनको हम दूर कर बिल्कुल लेटेस्ट उस पर ये मशीनें हम लेने जा रहे हैं। तो किस तरह की टेक्निक होगी? ये मतलब बायोमेट्रिक से कुछ अलग लेके आ रहे हैं आप? नहीं, उसमें ये है कि भई उसका आई से भी स्कैनिंग हो जाए, ओके। आप उसका फेस स्कैनर्स में भी? हाँ, और अगर आपका उसमें परिवार पहचान पत्र से भी उसका आपका मोबाइल नंबर भी उससे कनेक्ट हो जाए। जी। और कल को कोई आदमी जैसे पहले गड़बड़ हो जाती थी कि भई स्कैन करके अंगूठा वगैरह लगा लेते थे कि या, जी। और ये होता था कि भई कि एक बार अंगूठा लगा के और उसको बाद में ये कह दिया जाता कि भई जो बाकी का राशन है आप ले लेना। तो वो उसको दिक्कत होती थी हमारे कंज्यूमर को, उपभोक्ता को, कि भई अंगूठा लगा लिया और राशन उसका पूरा नहीं मिला। जी। कई बार होता था कि पीछे से सप्लाई नहीं आई है तो अगली बार आके ले जाना या बाद में ले जाना। तो उसके लिए हमने एक एसएमएस सिस्टम का भी हम स्टार्ट कर रखा है कि भी एसएमएस भी जाए। हम आगे कोशिश कर रहे हैं कि एक सर्वे हमने स्टडी करवाया एजेंसीज के, ओटीपी का भी अगर जैसे बैंकों में जी। जाता है तो उसको किस तरह से हम इसमें इम्प्लीमेंट कर सकें कि वो सक्सेसफुल रहेगा नहीं मतलब रहेगा। ओटीपी कंज्यूमर के हाँ, पास जाएगी, डिपो होल्डर को वो दे देगा। हाँ, हाँ। तो ये इस तरह से हम कई चीज़ें कैमरास जो लगाने की बात है उसके लिए भी टेंडर हमारी कई कंपनियों के आए हैं और जल्दी उम्मीद है कि वो हम सभी डिपो की दुकानों पे हम एक कैमरा भी लगाएं जिससे कि उसके ऊपर एक वॉच रखी जाए कि भाई सीसीटीवी कैमरास की हाँ, बात आप कर हाँ, रहे हैं? सीसीटीवी कैमरा, जिससे कि कई बार शिकायत आती थी कि भाई जैसे कंज्यूमर अब बोलता है था कि भाई मुझे राशन नहीं मिला और डिपो जी। होल्डर कहता था कि भाई मैंने राशन दे दिया है। जी। तो उसका अगर हम उसको चेक करने के लिए अगर हम उसमें उसके अगर कैमरे से रिकॉर्डिंग होगी तो वो डिपो होल्डर के ऊपर भी एक चेक हो जाएगा कि अगर वो कहता है कि दिया तो उसमें समय, दिन और सब चीज़ आ जाएगी कि भाई इस दिन इस समय आपको ये चीज़ दी गई है और ये आपने ली है कि नहीं ली है। तो जी। इस तरह से कई बदलाव हम लाने जा रहे हैं। आपकी सरकार ने बजट में भी एक अनाउंसमेंट की थी और पिछली सरकार में भी ये घोषणा हुई थी कि राशन डिपो में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। 50% के करीब राशन डिपो महिलाओं के हवाले करने की बात आई थी। तो इसमें डिपार्टमेंट कितना कामयाब हो पाया है? नहीं, हमने जो अब नए राशन डिपो हम जो देने जा रहे हैं, जो जल्दी आएँगे, उसमें हमने कहा है कि भई हम इसमें 50% के करीब महिलाओं को की भागीदारी रखेंगे, जिससे कि महिला जो हमारे हैं, हमारे प्रदेश की, उनको भी कोई रोज़गार मिले और महिला के पास ज़्यादा समय होता है कि भई वो समय दे सके। क्योंकि जो हमारे और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विज़न है, हमारे मुख्यमंत्री जी का विज़न है, जैसे पंचायतों में हमने आरक्षण दिया, जी। हम लोकसभा में भी और
आरक्षण देने जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारी महिलाएं कैसे मजबूत हों, सशक्त हों, कैसे आगे आएँ, तो उसके तहत ही हम ये चाह रहे हैं कि इनको ही भागीदारी हमारे डिपो की दुकानों में जो डिपो हम अलॉट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हो। महिलाओं को आरक्षण की बात आप कह रहे हैं पार्लियामेंट में और विधानसभा में, वो तो चलो बाद की बात है, चूंकि उसकी कोई डेट तो अभी तक सरकार ने दी नहीं है। लेकिन पंचायतों में जरूर 50% आरक्षण दिया है। लेकिन आज भी शिकायतें तो ये रहती हैं कि पंचायत प्रतिनिधि, मतलब उनके जो पति हैं, वो चलाते हैं। तो राशन डिपो में भी ऐसा तो नहीं होगा कि नाम महिलाओं के होगा और चला उनको कोई और रहा होगा? देखो, ये बातें गाँव में आती हैं, जो हमारी गाँव से महिलाएँ आती हैं, और जो वहाँ का माहौल एक होता है कि भई गाँव में थोड़ी महिलाएँ हमारी पर्दे से बाहर नहीं आती हैं, या आती हैं तो वो वही इतना वो उनको एक्सपोज़र या उनको इतना वो नहीं होता कि भई वो मीटिंग्स में ऑफ़िसर्स के साथ बैठें। तो हम अभी हमारे अधिकारी और हमारे जो भी मीटिंग्स इस तरह की होती है, तो हम ये ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि महिला ही उसको अटेंड करें, और उनके जो प्रतिनिधि हैं, पति हैं, जो भी हैं, वो मीटिंग्स से बाहर बैठें, अलग बैठें, जिससे कि जो महिलाएँ जो हमारी हैं, उनको भी एक तरह से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, और एक एक्सपोज़र उनको मिले। जो झिझक एक रहती है कि जो ग्रामीण क्षेत्र से आ रही हैं, तो उनको ऑफ़िसरों से बात करने का एक विश्वास और कॉन्फिडेंस बिल्ट अप हो। तो ये हम इसको चेंज करते जा रहे हैं। पहले होता था कि ज़्यादातर ऐसी बैठकों में उनके प्रतिनिधि या पति ही आके बैठक में ऑफ़िसर्स के साथ बैठक करते थे, मीटिंग करते थे। तो अब हमने उस पे रोक लगा दी है, एक चेक लगा दी कि भई जो भी महिला चुनकर आई है, वही अपनी बात को, अपने पक्ष को या अपनी माँग को ऑफ़िसर्स के आगे रखेगी, ना कि उनका प्रतिनिधि। राशन डिपो में कुछ नई चीज़ें लॉन्च करने की बातें भी आती हैं। अभी तक सरसों का तेल आप दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं, आप चावल भी दे रहे हैं, गेहूँ भी दे रहे हैं, बाजरा भी देते हैं सर्दियों के दिनों में। तो कोई नई आइटम भी आप लॉन्च करने जा रहे हैं? एक तो बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि राशन डिपो को एक ग्रोसरी स्टोर की तरह चलाने की बात आई थी कि उन लोगों की थोड़ी-सी आय बढ़ पाए। तो वो बाकी साबुन हो गया और रोज़मर्रा की ज़रूरत का जो सामान है, वो राशन डिपो पे बेच पाएँ। ऐसा एक फैसला हुआ था। क्या वो सिरे चढ़ा? अगर नहीं चढ़ा तो उसके पीछे क्या कारण रहे? नहीं, अभी इस तरह से कुछ अभी फाइनल नहीं हुआ है। बाकी कई हमारे स्टोर, सरकारी स्टोर हैं इस तरह के, वो हरित स्टोर हरित अलग हरित है। स्टोर हैं, उसपे हर तरह का सामान जो आप बात कर रहे हैं, वो मिलता है, और सस्ते दामों पे भी मिलता है। और वो कई जगह हमारे हर ज़िले में, और हर हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और हमारे नीचे ब्लॉक्स पे वो खुले हैं। उनको और उनकी संख्या हम बढ़ाने जा रहे हैं, कि जिससे कि ये इनके इस तरह के स्टोर, हरित स्टोर और खुल जाएँ और बढ़ जाएँ, जिससे वहाँ के लोगों को ये सुविधाएँ और उनको सामान जो है अच्छी क्वालिटी का और सस्ते दामों पर मिले। राजेश जी, गरीबी सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। गरीबी हटाओ नारे भी चले हैं। आपकी सरकार ने अगले 5 साल के लिए गरीबों को मुफ्त राशन देने की घोषणा की है केंद्र सरकार ने। हरियाणा भी उसकी पालना कर रहा है, हरियाणा भी दे रहा है। हरियाणा में बीपीएल की संख्या डे बाय डे बढ़ रही है। आज हरियाणा में 49 लाख जो परिवार हैं, वो बीपीएल कैटेगरी में हैं। मतलब गरीब परिवार हैं। तो ये गरीबी क्यों बढ़ रही है? देखो, इसका सबसे बड़ा कारण, एक मैं जो आपको बता रहा हूँ कि एक इसका एक स्लैब पूरे भारत में 1,20,000 जिसकी आय है, उसको हम इस कैटेगरी में लेते हैं, बीपीएल में। जी। वो हमने बढ़ाकर हरियाणा में, हमारा प्रदेश एकलौता प्रदेश है, एकमात्र प्रदेश है जिसने उस संख्या, उस स्लैब को, को बढ़ाकर 1,20,000 से 1,80,000 कर दिया है। जी। तो एक जो 60,000 का जो एक गैप है, तो उसमें ये जो आप कह रहे हैं, ये संख्या बढ़ी है। 49 लाख परिवार हाँ, आ गए पहले हैं। 52 लाख थे, जी। अब वो 49 लाख पे रह गए हैं। और जो भी हमें कोई शिकायत मिलती है, या कुछ लोग कहते हैं कि भई ये इसकी आय 1 लाख से ज़्यादा है, तो उसके जो भी हम जाँच करके उनको भी इस तरह से हमने कईयों को हटाया। जैसे 52 से अब 49 लाख, 3 लाख के करीब, साढ़े 3 लाख के जी, करीब जी, जी। कम हुए हैं। तो ऐसे कोई हमारे पास कोई वो आती है, तो उसको भी हम जाँच करके पर हटा। विपक्ष का आरोप ये है, सीधे तौर पे विपक्ष ये कह रहा है कि विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने बीपीएल परिवारों की संख्या जानबूझ के बढ़ाई थी ताकि उसका चुनाव में वोट के तौर पे फायदा लिया जा सके। देखो, आपने देखा होगा, जब पहले हमारे यही साथी, जब हमारे कुछ लोगों के
राशन कार्ड जी। कम हुए थे या कटे थे जो भी है, तो इन लोगों ने ही कहा था कि आप लोगों ने इतने लोगों के राशन कार्ड कम कर दिए, काट दिए। जी। तो उस टाइम ये बात कर रखते थे कि भई आपने इतने लोगों के राशन कार्ड क्यों कम करे, क्यों काटे? अब आप ये जुड़े हैं, तो ये अब कहते हैं क्यों जोड़े हैं? तो अब हमें ये समझ नहीं आता कि ये चाहते क्या हैं? जुड़वाने में भी इनको दिक्कत है, अगर कम होते हैं तो जब भी ये कहते हैं कम क्यों करें? तो अब ये लोग ये क्या चाहते हैं? जुड़वाना चाहते हैं, कटवाना चाहते हैं? मेरा बेसिक सवाल राजेश जी आपसे ये है कि 2 करोड़ 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो बीपीएल कैटेगरी में हैं और हरियाणा सरकार का क्लेम है, इस बजट में उन्होंने दावा किया है कि हरियाणा में पर कैपिटा इनकम जो है वो 3,53,000 रुपए है। 2 करोड़ 80 लाख की आबादी वाले प्रदेश में 2 करोड़ और 1 लाख गरीब लोग हों तो प्रति कैपिटा इनकम 3,53,000 रुपए कैसे पॉसिबल है? नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने जो सीमा है, जो एक लिमिट है 1,20,000 की, वो 1,80,000 जो करी, जो 60,000 के, उसमें बहुत से लोग इसमें आ गए। और जैसे अब मैंने बताया 3.5 लाख के करीब कम हुए, 49 लाख परिवार, पहले 52.5 लाख के करीब परिवार थे, तो वो संख्या ज़्यादा हो जाती है। अब 49 लाख परिवार में आते हैं, तो ये 1,60,000 के करीब या उससे थोड़ी कम, एक डेढ़ करोड़ के करीब आ जाएगी। 2 करोड़ 1 लाख में हाँ, लेटेस्ट पहले फिगर ये मेरे पास है। साढ़े नहीं, नहीं, बावन, ये आज का ये फिगर है। 52.5 की बात नहीं, करें, 49 पे ये फिगर है। हाँ, तो ये इसलिए है कि भी हमारी जो लिमिट है, जो हमने 1,20 से 1,80 करी है, उस वजह से ये लोग ज़्यादा है, संख्या इसमें आ गई है। और यही एकमात्र कारण है कि भई आय बढ़ने से अभी ये 50% के करीब और बढ़ जाती है। जैसे 1,20,000 का अगर 50% और जोड़ें तो आपका 1,80 हो जाता है। तो यही एकमात्र कारण है कि ये संख्या बढ़ जाती है। आपकी बात बढ़ाते हैं आगे। आपने एक घोषणा की थी आपकी सरकार ने, नायब सरकार ने, और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है काफ़ी हद तक। घोषणा ये थी कि गरीब जो महिलाएं हैं, गरीब जो परिवार हैं, उनमें महिलाओं को महीने में 1 सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा। तो अभी तक कितने परिवार इस योजना का लाभ ले पा रहे हैं? अब तक 17 लाख जी। परिवार जो, अब क्योंकि एक्चुअली क्या है, इसमें हमारे पास जो संख्या है, इसमें 17 लाख लोगों ने ही अभी तक इसका रजिस्ट्रेशन कराया है। जी। तो जो रजिस्ट्रेशन कराएगा उसको ही इसका लाभ मिलेगा। और ऑलरेडी प्रधानमंत्री योजना के तहत जो है, उज्ज्वला योजना के तहत पहले ही 11 लाख महिलाओं को ये हम पहले से ही देते आ रहे हैं। नहीं, उनको तो सिर्फ कनेक्शन है, उनको महीने में गैस नहीं मिलती, उनको उनको सिर्फ फ्री कनेक्शन दिया गया था। एक उनमें उनको सिलेंडर भी ये मिलता है, जो 535 रुपए में ये सिलेंडर भी मिलता है। कनेक्शन के अलावा उनको अच्छा। ये सिलेंडर के भी कॉस्ट 535 रुपये, हमने तो 500 रुपये रखा है, उन्होंने वो 535 रुपये में वो देते हैं सिलेंडर महिलाओं को। वो 11 लाख के करीब है। तो टोटल 18 लाख हो गया आपके हिसाब से भी अगर हम माने तो 49 लाख बीपीएल में। नहीं, वो जो रजिस्ट्रेशन ही अभी 17 लाख लोगों ने कराया है। तो लोगों को तो पता ही नहीं होगा ना, जागरूकता हम हमने कैंप लगाए जगह जगह, गाँव में जाकर, ब्लॉक में जाकर, बीडीओ के ऑफिस में जाकर, और जहाँ भी हमारे अधिकारियों को भी वो एक निर्देश दिए कि भी लोगों को बताएं। पर इसमें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना कि भाई ये लोग 11 लाख तो वहाँ से ही ले रहे हैं जी। 17 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन, 28 लाख हो गए। और इसमें 4 लाख के करीब हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 साल से ज़्यादा के समय से कोई किसी चीज़ का लाभ ही नहीं लिया, कोई भी राशन आज तक नहीं लिया। 4 लाख से ज़्यादा ऐसे, और वो बीपीएल कैटेगरी में है। हाँ, वो आज तक आए ही नहीं है कुछ भी लाभ लेने के लिए, कोई डिपो राशन से या किसी से भी। तो 4 लाख की संख्या हमारी एक ऐसी भी है जो इस कैटेगरी में। शायद वही होंगे जिन्होंने गलत कार्ड बनवाए होंगे। कुछ तो सरकारी अप्लाई कर्मचारी भी ऐसे हैं जिन्होंने बीपीएल की कैटेगरी में आ गए के बाद में काटे भी हैं, डर के कि भाई अगर मैं इसका लाभ लूंगा और मेरी वो ना पता लग जाए कि भाई मेरी आय ज्यादा है, तो इस तरह के भी हो सकते हैं। राजेश जी, ये और बताइए कि जो पेट्रोल पंप भी आप देखते हैं, पेट्रोल पंप हैं, गैस एजेंसीज हैं, गैस एजेंसीज में भी एक शिकायत रहती है, लोग कॉमन शिकायत ये रहती है कि जो सिलेंडर का वेट होता है वो कई बार कम होता है
उसके लिए आपके डिपार्टमेंट की तरफ से छापेमारी की जाती है, तो कितने छापे अभी तक मारे हैं और क्या इस तरह की खामियां कुछ सामने आई नहीं, हैं? नहीं, ऐसी कभी-कभी शिकायतें हमें कहीं आती हैं, तो ये ज़्यादातर जो ये काम जो है एजेंसी वाले ना कर जो रिक्शे वाला या जो डिलीवरी सप्लायर बॉय आप बोल डिलीवरी सकते बॉय जिसको कहते हैं, जो डिलीवर करने जाता है, उसमें कुछ हमें शिकायतें मिलती हैं कि भई उसने रास्ते में जाकर कुछ उसका वज़न कम कर लिया, गैस निकाल ली या दूसरे में गैस सिलेंडर में फ़िल कर दी। तो इस तरह की कोई शिकायत आती है तो हम एक्शन भी लेते हैं। ये कभी बहुत कम शिकायतें आती हैं, क्योंकि आजकल लोग जागरूक हो गए हैं कि जो भी ज़्यादातर अपने घर में लेता है तो एक वेट करवा के लेता है। तो कोई ऐसी शिकायत आती है तो हम तुरंत कार्रवाई भी करते हैं, और कार्रवाई हमने कई जगह करी भी है। आप हरियाणा के ऐसे जिले से आते हैं जो सबसे बड़ा है, इंडस्ट्रियल एरिया भी है, सबसे बड़ा औद्योगिक जिला भी उसको कह सकते हैं। तो स्मार्ट सिटी घोषित किया हुआ है। मैं खुद भी गया हूँ, मैंने भी देखा है और कॉमन लोगों की शिकायतें भी रहती हैं। स्मार्ट जैसा वहाँ कुछ है नहीं। गंदगी है, कूड़े के ढेर हैं, सीवरेज का ओवरफ्लो है, ये तमाम समस्याएं आज भी हैं। जबकि सैकड़ों करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के नाम पे खर्च हो चुके हैं। क्यों नहीं फरीदाबाद स्मार्ट बन पाया? देखो, अगर हम बात करें फरीदाबाद स्मार्ट सिटी की, तो आज आप देख सकते हैं मेट्रो भी फरीदाबाद में आ रही है। आपके मथा रोड जो बदरपुर से आगरा जा रहा है, मथा रोड जिसको हम कहते थे, वहाँ पहले बॉटल नेक बन जाता था, घंटों जाम लगता था। आज दर्जनों पुल हमारे बन गए, और हमारी ज़्यादातर आगरा तक ये एक सिग्नल फ्री रोड बन गई है। और उसकी अलावा अगर हम बात करें बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेस वे, जो फरीदाबाद से ही जाकर निकलता है, अब जयपुर हम 2 ढाई घंटे में पहुंच जाते हैं, बॉम्बे 10-12 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो ये भी एक हमारे फरीदाबाद से होता हुआ निकल रहा है और बन भी गया ऑलमोस्ट। पर राजेश जी, उसको स्मार्ट सिटी का मैं पार्ट हम मैं मैं इसलिए नहीं मैं कह मैं सकते क्योंकि वो मैं सेंट्रल मैं गवर्नमेंट के मैं मैं प्रोजेक्ट्स हैं। वहाँ भी आने जा रहा हूँ। उसके अलावा अगर हम अब बात करें जेवर एयरपोर्ट की, जेवर एयरपोर्ट भी फरीदाबाद से लगता हुआ उत्तर प्रदेश में उसमें आ रहा है। उसके लिए भी एक एलिवेटेड रोड हमने पास कर दिया, उस पे काम भी चल रहा है। 10 से 15 मिनट में हम वहाँ से जा सकते हैं। और रही बात स्मार्ट सिटी की, स्मार्ट सिटी में जो हमारे प्रोजेक्ट थे, जो रोड थी, सड़कें थी, चाहे बडकल लेक में पानी की बात करें, उन पे काम चल रहे हैं। देखो, काम जो ये हैं स्मार्ट सिटी के, उसमें समय लगता है। बहुत सारी रोडें तो स्मार्ट सिटी की हमारी बन चुकी हैं। बडकल झील में भी पानी पानी जाना चालू हो गया, उसका थोड़ा बहुत काम रह गया, वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। और अगर बात करें हम सड़कों की, अगर आज आप सड़कें की बात करें, पहले जो सड़कों की हालत 2014 से पहले सेक्टरों की, गाँव की थी, जी। और आज अगर आप बात करें गाँव की सड़कों की, सेक्टर की सड़कों की, कॉलोनीज़ की सड़कों की, स्लम की, आज पिक्चर अगर आप कंपैरिजन करेंगे जो 2014 से पहले था और आज, तो बहुत सारी काम हुए, चाहे सड़कें हों, जी। स्कूल की बात करें, मॉडल संस्कृति स्कूल हमारे बने हैं, हमारे पार्क की बात करें, कई पार्क हमारे टाउन पार्क हमारे बने हैं, स्टेडियम इंटरनेशनल लेवल का आउटडोर इंडोर स्टेडियम हमारा बन गया है। दर्जनों पुल हमारे आगरा कैनाल पे जो 2014 से पहले नहीं थे, 1 या 2 पुल हुआ करते थे पूरे आगरा कैनाल पे, जो ग्रेटर फरीदाबाद एक नया सिटी, नया टाउन बसने जा रहा है, उसके लिए एक एंट्री एक्सेस नहीं था, 2 पुलों से ही जाना पड़ता। दर्जनों पुल हमने बना दिए हैं। ग्रेटर फरीदाबाद में 2 सब स्टेशन बिजली के नए बन गए। अगर उसके तो 14 की बात करें, हमारे कॉलेजेस की बात करें, महिला का कॉलेज बन चुका है, एक अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज हमारा वहाँ पर बन गया है। आईटीआई, एक डिजिटल आईटीआई, मॉडल आईटीआई जिसमें 54 ट्रेड है, 54 ट्रेड है, वो वहाँ पर बन गई है। और क्या बात करें, पहले जो बिजली थी 2014 से पहले 7 घंटे 8 घंटे गाँव में मिलती थी, आज 24 घंटे बिजली आपको मिल रही है गाँव में। और आज इंडस्ट्री के लिए भी बात करें, जो सेक्टर 24-25 जो एक इंडस्ट्रियल टाउन था, पहले वहाँ सड़कों की हालत बहुत ख़राब थी, आज सारी सीमेंटेड आरसीसी रोड हमने बना दी है, सीवर लाइन हमने डाल दी है, पानी की लाइन हमने नई डाली है, और अब बिजली उनको 24 घंटे मिलती है, जो पहले कई कई घंटे कट हुआ करता था बिजली का। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमारी हुई हैं। और बात रही गंदगी की बात, तो थोड़ी बहुत बीच में दिक्कत आई थी। जो हमारी एजेंसी थी, जो इसका कूड़े का काम करती थी, उठाती
थी इको ग्रीन के नाम से, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। तो वो कंपनी कोर्ट में चली गई, इस वजह से बीच में कोई दूसरी कंपनी को भी हम काम नहीं दे पाए, टेंडर नहीं दे पाए। तो वो थोड़ी बहुत थोड़े समय के लिए दिक्कत आई थी और अब उसको सबको सॉल्व कर लिया गया और अब फरीदाबाद एक नया शहर, नया टाउन बनने जा रहा है, जिसकी कनेक्टिविटी और जिसका एक बात करें कि आने वाला फ्यूचर अगर है हरियाणा का, पहले जैसे गुड़गांव बहुत डेवलप हो गया है, आने वाला फ्यूचर, आने वाला अगर टाउन कोई अगर रहेगा डेवलप या, तो वो फरीदाबाद का। जैसे पहले एक गौरव था फरीदाबाद का 80s 90s तक कि भाई एक इंडस्ट्रियल टाउन, जिसको हम कहते थे मैनचेस्टर ऑफ कहते थे फरीदाबाद को, वो दोबारा से गौरव लौटने जा रहा है। क्यों, बीच में जो सरकारें आई उन्होंने फरीदाबाद को एक्सप्लॉइट किया और ज़्यादातर यहाँ से कंपनियाँ पलायन हो गई, बाहर चली गई। तो वो एक कारण रहा, जो बीच का एक फेज रहा 15-20 साल का। दोबारा से इंडस्ट्रीज़ का और हमारे इन्वेस्टर्स का दोबारा से मन बन रहा है कि फरीदाबाद में इन्वेस्ट करें और फरीदाबाद में अपना कोई भी रोज़गार, चाहे आईएमटी की बात करें, नई जो इंडस्ट्रियल हमारा टाउन बन गया आईएमटी के, उससे जो बड़ी फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्री, अमूल वगैरह कई आई हैं और भी छोटी फैक्ट्रियाँ वहाँ एंसिलरीज भी वहाँ पर नई लगी हैं और वहाँ पर उनका जो काम है वो पहले से अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा और बढ़ गया है। राजेश जी, आपने बहुत सारे विकास के काम गिनवा दिए हैं, एक मंझावली का पुल है, वो तो नहीं बन पाया आज तक। देखो, हमने मंझावली का पुल अपनी तरफ से पूरा कर दिया है, आप जाके देख यूपी सकते के हैं। साइड में तो नहीं हाँ, बना? यूपी के साइड में नहीं बना, उसमें काम चल रहा है। उन्होंने कंपनसेशन जो मुआवजा किसानों को कुछ दे दिया है, कुछ रह गया वो भी देने जा रहे हैं और टेंडर भी उसका उन्होंने फ्लोट कर दिया है और जल्दी आपको ये पुल चालू हो जाएगा। हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, हमारी तरफ से पूरा काम हो चुका है। यूपी वाले भी हमारे डीएम के साथ और उनके कई अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है और जल्दी ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। लोगों में एक आम चर्चा है फरीदाबाद के लोगों में कि फरीदाबाद के जो पॉलिटिशियंस हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी आपसी खींचतान बहुत ज़्यादा है। उसमें मंत्री भी शामिल हैं, उसमें विधायक भी शामिल हैं, उसमें आम नेता भी शामिल हैं। तो ये खींचतान की वजह से डेवलपमेंट पे असर पड़ रहा है, आप मानते हैं ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र पर लोकसभा की बात करें, लोकसभा में भी हम जीत कर आए, फिर विधानसभा के चुनाव आए, उसमें भी जीत कर आए। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही हमने नगर निगम के चुनाव आए, हम उसको भी जीत कर आए। अगर ऐसी कोई बात होती, विकास की बात होती कि विकास नहीं हो रहा है, विकास में कोई अड़चन आ रही है, तो तीनों चुनाव हम लगातार नहीं जीते, चाहे 14 की बात करें, 19 की बात करें, 24 की बात करें। विकास के नाम पर ही हमें वोट मिली। हमारे मुख्यमंत्री जी की जो सादगी है, लोगों से मिलना है, एक उन्होंने ट्रेंड नया सेट कर दिया है कि आम आदमी भी उनसे मिल सकता है, आम आदमी भी सीएम के पास जाके अपनी फरियाद रख सकता है, आम आदमी भी रात को 2 बजे जाकर अपने मुख्यमंत्री को मिल सकता है। तो ये एक जो विश्वास जनता के बीच में हमारे मुख्यमंत्री ने दिखाया है, जताया है, हम उसी के बलबूते पर, आप हरियाणा का इतिहास उठा के देख लीजिए, जब से हरियाणा बना है आज तक तीसरी बार सरकार किसी की रिपीट हुई हो तो बताओ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी, हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री जी ने एक जो बिना पर्ची बिना खर्ची हरियाणवी एक श्री मनोहर लाल जी ने एक ट्रेंड जो सेट किया, उसी के तहत हम तीसरी बार प्रदेश में भी जीते, फिर हमारी निकाय चुनाव हमारे पूरे हरियाणा में जहाँ भी हुए उसको भी जीते। आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि फरीदाबाद बीजेपी में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है, किसी नेता में, किसी मंत्री में, चाहे वो मंत्री केंद्र के हों, चाहे वो मंत्री हरियाणा सरकार के हों। बिल्कुल कोई, मतलब सभी मिलकर चल रहे हैं। सभी मिलकर। तो भी कृष्णपाल गुर्जर जी आरोप लगा देते हैं कई बार कि मेरे को पार्लियामेंट चुनाव हराने की कोशिश की बहुत लोगों ने। नहीं, ऐसे हर एक जीते हैं पार्लियामेंट चुनाव, तो कोशिश की, मैं ये कहा कोशिश किसी ने नहीं की। अगर ये बात हमारे सामने कभी आई नहीं, क्योंकि जो हमारे लोग हैं उन्होंने वोट दी है, जब भी वो जीते हैं। उसके बाद विधानसभा के चुनाव आए हैं, उसमें भी जनता ने वोट दी है विधायकों को, जब भी जीत कर आए हैं। उसके बाद अब नगर निगम के चुनाव आए हैं, हमारे पार्षद सारे के सारे जीत के आए, एक को छोड़कर। तो ये तो एक जो विश्वास जनता के बीच में है पार्टी के लिए, वो विश्वास ही जो दिखाता है कि जनता विश्वास करती है, इसलिए जनता हमें वोट देती है, हमें पसंद करती है और हमें हर बार, मतलब केंद्र की बात पर, लोकसभा की बात हो, विधानसभा की बात हो, निकाय चुनाव की बात, सब में हमारा समर्थन करती है, साथ देती है और हमें जिताती है।
हरियाणा सरकार की तिकड़ी बड़ी चर्चाओं में है। तिकड़ी का मतलब आप समझ रहे होंगे, मैं 3 मंत्रियों की बात कर रहा हूँ, उसमें आप भी शामिल हैं, विपुल गोयल जी भी हैं और गौरव गौतम भी जी हैं। तो ये ट्यूनिंग के पीछे क्या कारण है? इतनी ज़बरदस्त बॉन्डिंग कैसे है तीनों की? देखो, विपुल भाई और मैं बचपन के दोस्त हैं, साथी हैं, हम एक स्कूल में पढ़े हैं, 40-42 साल का हमारा एसोसिएशन है। तो एक इतने दिन का एक जुड़ाव, लगाव, एक प्यार, एक संबंध, दोस्ती है, तो वो तो देखो रहेगी। राजनीति में तो हम बाद में आए, हमने राजनीति में कदम 14 के बाद जी। रखा है। उससे पहले तो हम एक दोस्त, एक भाई, एक साथी, एक स्कूलमेट की तरह ही हम एक रहे हैं। और बात करें गौरव जी की, गौरव भाई भी हमारे फरीदाबाद से आते हैं, इनसे भी 20-22 साल से हमारी उठना बैठना है, एक दोस्ती, एक भाईचारा है, प्यार है। तो कई बार होता है कि जैसे हम फरीदाबाद से चंडीगढ़ आ रहे हैं तो हम कई बार एक साथ भी आ जाते हैं, चाहे ट्रेन में आ गए या गाड़ी में आ गए। तो इस तरह से एक पुराना एक हमारा एक जो जुड़ाव है, एक संबंध है, वो तो खैर रहेगा ही। भाई कई लोगों को ये रास नहीं आ रही ना, ये तिगड़ी की जो दोस्ती है, ये 3 लोगों की जो दोस्ती है, ये बहुत से पॉलिटिशियन को रास नहीं आ रही है। नहीं, नहीं, देखो ऐसी कोई बात नहीं है। हम हमारे सारे मंत्री जो हैं, हम 3 तो हैं ही, हमारे हमारे अच्छे संबंध है राव नरवीर जी से भी, हमारे अरविंद जी से भी, हमारे श्रुति जी से भी, हमारे आरती राव जी से भी, बेदी जी से भी। हम किसी को भी बात करें, हम एक टीम की तरह एक काम करते हैं। हम बस ये है कि हम फरीदाबाद से आ रहे हैं तो हमारा थोड़ा ज़्यादा मिलना-जुलना हो जाता है, कोई ब्याह में, शादी में, कोई फंक्शन में या कोई और जगह, तो हमारा कहीं मिलना-जुलना इसलिए होता है कि एक ही उससे लोकसभा से हम आते हैं, तो इसलिए हमारा थोड़ा ज़्यादा मिलना-जुलना हो जाता है। बाकी सभी से हमारे अच्छे सभी मंत्रियों से अच्छे संबंध हैं। लगातार दूसरी बार तिगांव के लोगों ने आपको चुनाव में जीत दिलाई है। तिगांव के लिए क्या दिमाग में लेके बैठे हैं? क्या एजेंडा है तिगांव के डेवलपमेंट को लेकर? देखो, तिगाँव की अगर बात आधे करें, तो फरीदाबाद में ही आ गया हाँ, आपका। तो एक ग्रेटर फरीदाबाद जो मेरी विधानसभा में आता है, नया टाउन जो एक बसने जा रहा है, जहाँ नई-नई हाई राइज़ बिल्डिंग आई है, नए सेक्टर्स आए हैं और बहुत सारे लोग जो टाउन में रहते थे वो एनआईटी में, फरीदाबाद में रहते थे। वहाँ कंजेशन होने की वजह से, जैसे जब से एक छोटे घर में रहने के वजह से परिवार बड़ा जब हो जाता है तो वो दूसरा कोई एक अल्टरनेट ढूँढता है, तो ज़्यादातर लोग हमारे फरीदाबाद के भी यहाँ पर आए हैं। और उसमें एक जो डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, आने वाले टाइम में एक टाउन पार्क की हमने बात रखी है कि एक टाउन पार्क उनको मिल जाए। एक इंडोर स्टेडियम, जो हमारे युवा हैं, बच्चे हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं, रहने आएँगे, उनको एक इंटरनेशनल लेवल का एक स्टेडियम मिल जाए, जिससे वो अपने बच्चों को उसमें खिला सकें या ट्रेनिंग दे सकें, जिससे आगे जाकर वो जो भी जिस खेल में वो हैं आगे बढ़ें। एक बात करें सेंट्रल स्कूल की भी मेरी मांग है कि केंद्रीय विद्यालय पूरे फरीदाबाद में पहले से ही 40 साल 30 साल पहले सेक्टर 5 में, नंबर 5 में एनआईटी में था, तो एक केंद्रीय विद्यालय भी यहाँ पर बन जाए, जो हमारे बच्चे हैं वो उनको उनका लाभ मिल सके। और हमारी जो कनेक्टिविटी है एफएनजी फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद के लिए भी हम चाहते हैं कि एक रोड जिसकी बहुत दिनों से पहले से मांग थी, उस पे डीपीआर हमारी जल्दी बन रही है, उसको भी हम थ्रू करें, जिससे हमारा जो रास्ता है नोएडा का 5-10 मिनट का ग्रेटर फरीदाबाद से रह जाए और गाजियाबाद जाना है, आगे जाना है, उसको भी हमने एक आगे उसमें रखा है कि इसको हम एफएनजी को कैसे और जल्दी और तेज़ी से बनाएं। इस तरह की कुछ बातें हैं जो हम अपने विधानसभा के लिए आगे लेकर चल रहे हैं। एक बाईपास की भी मांग रखी है हमने कि एक सेक्टर 8 से जब मझावली पुल चालू हो जाएगा तो हज़ारों गाड़ियाँ आएंगी और जाएंगी यूपी की तरफ से और हरियाणा की तरफ से। उसको कंजेशन को कम करने के लिए बाईपास सेक्टर 8 से और घरौड़ा तक एक गाँव है वहाँ तक बन जाए, जिससे ये कंजेशन और आगे जाम की स्थिति ना आए। तो ये कई चीज़ें हमने रखी है। और एक एसडीएम ऑफिस हमारा जो हमने मांग रखी है वो हमारा जल्दी हमें मिलने जा रहा है। धन्यवाद राजेश जी, आप दैनिक ट्रिब्यून के कार्यालय में पधारे। धन्यवाद। तो ये थे राजेश नागर जी, हरियाणा सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री। इनसे हमने बात की मंडियों में किसानों के सामने आई समस्याओं को लेकर, मंडियों में गेहूं के सरसों के उठान को लेकर, किसानों की पेमेंट को लेकर, साथ साथ राशन डिपो में गरीब लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर। साथ में इनसे राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। राजेश जी ये कतई मानने को तैयार नहीं है कि फरीदाबाद जिले में या फरीदाबाद पार्लियामेंट में नेताओं के बीच, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच किसी भी तरह की गुटबाजी है। ये मानते हैं कि सभी मिलकर अपना काम कर रहे हैं।
तो ये था आमना सामना कार्यक्रम। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए चेहरे के साथ।